8 से 10 से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर एक सेंटेंस हो। और आपका जो टॉपिक है उसको आप इलाबोरेट नहीं करोगे, उसको डिफाइन नहीं करोगे आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, सिर्फ उसको आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो बाकी के काम है उसकी डेफिनेशन लिखना या उसको मजीद क्लैरिफाई करना, वो सारा आप अपने ऐसे राइटिंग के फर्स्ट पैराग्राफ, जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, हाँ उसमें करेंगे। अब इसमें आप इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल क्या है कि वो लोग जो प्रॉपर कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं या इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। लाइक उनकी फिक्स्ड सैलरीज होती हैं, उनके फिक्स्ड डेज ऑफ होते हैं। अगर वो लेट सिटिंग कर रहे हैं या वो इवनिंग शिफ्ट्स लगा रहे हैं, सेकंड शिफ्ट लगा रहे हैं, उसकी पेमेंट सेपरेट होती है। फिर उनके जो होते हैं स्टिपेंड्स होते हैं, वो होते हैं सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं सालाना, ये सब कुछ उसमें होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है। इनफॉर्मल लेबर में ये कुछ भी नहीं होता। इनफॉर्मल लेबर में चीप से चीप लेबर हायर की जाती है, जहां पर जितने कम पैसों में उनको लेबर मिलती है वो उसको प्रेफर करते हैं। और दूसरा, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इट माइट बी पॉसिबल कि आप नेक्स्ट डे काम पर गए और आपको कहा जाए कि आप काम नहीं कर सकते, जबकि अगर आप कंपनीज के साथ, अच्छी कंपनीज के साथ आप काम कर रहे होते तो कॉन्ट्रैक्ट बेस आपका काम होता है। जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे पहले विदाउट वैलिड रीजंस आपको नहीं निकाला जा सकता। तो उसमें यही है कि बेसिकली तो जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर राइट्स है। इनफॉर्मल लेबर में हर तरह से लेबर राइट्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है। अब ड्यू वेजेस जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है किसी भी जगह पे, फॉर्मल लेबर के लिए लाइक आजकल 30,000 या 35,000 जो भी है, लेकिन इनफॉर्मल लेबर में उसको फॉलो नहीं किया जाता। और ये प्रोटेक्टेड भी नहीं होते हैं, कवर नहीं होते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। और ये जो मजदूर होते हैं ये कानून से महफूज भी नहीं होते, मतलब इनकी जॉब सिक्योरिटीज भी एक तो प्रोटेक्ट नहीं होती, और सोशल सिक्योरिटीज भी इनको सोशल सिक्योरिटीज भी नहीं होती। इवन अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा होता है जॉब वर्क प्लेस पे हमको कुछ हो जाता है, हाँ, तो उसकी भी वो जो उनका ऑनर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जी बेटा, आप पहले ले रही थी क्लासेस? इट्स योर फर्स्ट डे? योर नेम? अच्छा, राहिला लेट ज्वाइन क्यों किया? ठीक है, कहाँ से? अच्छा, चलो इतना काम नहीं हुआ अभी, तो सिर्फ हम लोगों ने सिनोनिम्स वगैरह किए, वो आप इजीली साथ में मैनेज कर लोगे, कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वैसे आपको मिल जाएंगे, अब साथ साथ गो थ्रू करते रहना। और अगर आपको कोई इशू आता है तो वो फिर डेली बेसिस पे आप आके क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। इतना काम अभी नहीं हुआ, सो डोंट वरी। ओके, सबा पूछती हूँ बेटा मैं। कल यही वाला हम डिस्कस कर रहे थे। चले, मंडे को टेस्ट है, वो कैब उसमें सारी आपकी टेस्ट हो जाएगी। ये बेटा साइड पे कर देते हैं। हाँ, अब देखो, क्योंकि उसमें जो मेन चीज थी वो तो मैं सुन चुकी हूँ, बाकी सारी रेपिटेशन है। हायका की खुशी देखने वाली है। सर, चीजें मैनेज हो जाएंगी, होप सो। जहां जहां जिस जिस जगह पर लग रहा है आप लोगों को जिसके इश्यूज हैं, मंडे तक आप अपने सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। मंडे को टेस्ट होगा। आपको लेटर फॉर्मेट क्लियर है या समझने की जरूरत है? चलो फिर ये देख लो, बाद में टेस्ट करना है।
कल हमने डिस्कस किया था, फिर हमने रिव्यू लिया था, फिर से हमारी स्टॉक रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। तो आज थर्ड टाइम हम अगेन अपना लेटर फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं जी। लेटर फॉर्मेट में हमने कल दो क्लियर डिफरेंसेस पढ़े थे। आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, और एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो लेटर का क्वेश्चन आएगा, लेटर राइटिंग का, या फिर मेमो राइटिंग का क्वेश्चन आएगा। लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है तो इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो रही है, आउट ऑफ कंपनी कम्युनिकेशन हो रही है, आउट ऑफ इंस्टीट्यूट हो रही है, आउट ऑफ कॉलेज हो रही है। यानी जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा लेटर की फॉर्म में होती है, और ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इंस्टीट्यूट के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, जो मेमो की फॉर्म में होती है। तो एक हम वैलिड डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो मेमो की फॉर्म में है, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो लेटर की फॉर्म में। लेकिन फिर भी एक बात आप भूलेंगे नहीं, साथ हमने ये डिस्कस किया था कि हम जो फॉर्मेट पढ़ लें, जो कुछ भी पढ़ लें, बट ड्यूरिंग एग्जाम यू आर 100% डिपेंडेंट ऑन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया हम उसको डील करते हैं। लाइक एक दफा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, assume you are a production manager and write a letter to sales manager। ठीक है, अब प्रोडक्शन मैनेजर डेफिनेटली अपनी कंपनी के ही सेल्स मैनेजर को लिखेगा, कोई रिकमेंडेशन देनी थी कि टू इंक्रीज द बोनसेस ऑफ एम्प्लॉइज, कुछ इस तरह से था। तो वो किसी और कंपनी के तो सेल्स को नहीं लिखेगा ना कि आप इनके इंक्रीमेंट लगाएं और बोनसेस को रिकमेंड करें और कुछ भी। लेकिन अगर हम रैशनल होके सोचते हैं तो माइंड में ये चीज क्लिक करती है कि हमने ये पढ़ा है कि इंटरनल कम्युनिकेशन मेमो की फॉर्म में होती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लेटर की फॉर्म में होती है। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है तो हम मेमो लिखते हैं, नो। जब क्वेश्चन में आपको क्लियरली उन्होंने कह दिया राइट अ लेटर, तो फिर हमने लेटर ही लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? और कहीं पर भी आपके एग्जाम में कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ होता है, राइट अ लेटर, राइट अ मेमो, राइट एन ऐसे, यूजिंग फिश बोन डायग्राम, यूजिंग एफिनिटी डायग्राम। बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन हर चीज की होती है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती। तो हमने अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को फॉलो करना है। अब फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं मेनली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल होते हैं, या फिर इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसे ही है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो हो गए वो सर्कुलर वगैरह की फॉर्म में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल जो होते हैं वो आ जाते हैं, क्लाइंट्स को आ जाते हैं, और इन चीजों के लिए आ जाते हैं। इंडिविजुअली जब किसी को आप कोई एडजस्टमेंट दे रहे हैं, किसी की जो आपकी है कोई कंप्लेन आई है उसको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो वो जो है कंपनी टू इंडिविजुअल आ जाता है। और इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? और एक तो हो गया कस्टमर लिख रहा है, और दूसरा जो मतलब कोई कंप्लेन करता है उसके रिप्लाई में जो इंडिविजुअल का मतलब हो गया एक एक इंसान, वन पर्सन, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि हर वो कम्युनिकेशन जो एक सिंगल पर्सन किसी भी कंपनी को लिख रहा है, शायद वो जॉब अप्लाई करने के लिए लिख रहा है, या फिर उसने अपना सीवी, अपना रिज्यूमे दिया था, उसके बारे में उसको अपडेट रिक्वायर्ड है, इंटरव्यू की डेट आई थी उसके बारे में है, उसका इंटरव्यू था, या उसकी जॉब सिलेक्शन हो गई थी सिलेक्शन, लेकिन वो अपनी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाया ड्यू डेट, इसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहा है। या फिर उसने कोई प्रोडक्ट बाय की, उसमें कोई फॉल्ट था, कोई एरर था, उसके लिए वो लिख रहा है। तो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहा है वो इस तरह से होगा। अब जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है डेट से, हमेशा स्टार्ट होता है डेट से। डेट में आपके पास पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ के कंप्लीट स्पेलिंग, मंथ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल आता है, और फिर ईयर आ जाता है। डेट, मंथ और ईयर, ये सारा जो आपका करंट होता है वही वाला आप फॉलो करते हैं। जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हैं, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे डेट शो हो रही है आप वही लिखेंगे, फॉर्मेट ये वाला यूज करेंगे। रेफरेंस की हमने बात की थी, तो रेफरेंस वहां पर यूज करते हैं जहां पर ज्यादा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा दफा हो रही होती है।
और बार बार ये नहीं लिख सकते हैं कि हम आपके किस क्वेरी का जवाब दे रहे हैं, किस लेटर का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस स्टूडेंट का मसला सॉल्व कर रहे हैं, या किस अकाउंट की डिटेल्स दे रहे हैं। तो फिर उस सूरत में रेफरेंस नंबर साथ लिख दिए जाते हैं। फिर जब आपको वापस उसका जवाब आता है तो रेफरेंस नंबर से पता चल जाता है कि आपकी किस कौन सी वाली क्वेरी को यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया गया है। रेफरेंस ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इस तरह से होता है कि हर लेटर में रेफरेंस नहीं आता। लाइक आपने कोई प्रोडक्ट बाय की, आपने कंप्लेन लेटर लिख दिया, फर्स्ट टाइम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, रेफरेंस नहीं आएगा। आप जैसे आपने वो था, आपने कोई हॉस्पिटल का था, हमने शायद डिस्कस किया था कि हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो आपसे मिसबिहेव करती है, आप सीईओ को लेटर लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपका रेफरेंस नंबर नहीं आएगा। यो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो भी कम्युनिकेशन होती है रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको कह दिया है कि रेफरेंस लिखें तो फिर आप रेफरेंस लिखेंगे। अगर उसने कह दिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरेंस गिवन होगा, रेफरेंस नंबर वहां से आप कॉपी कर लोगे, इसके आगे लिख दोगे। अगर गिवन नहीं होगा तो फिर आप अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम करने में क्या होता है, कोई भी आप नंबर्स लेते हैं, एक नाम लिखते हैं, आगे स्लैश ईयर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 123/ICAP/2024, ये रेफरेंस बन गया। जो इससे रेलेवेंट आएंगे लेटर्स उसमें मैं आपको समझा दूंगी। एक और हम जो चीज पढ़ते हैं लेटर में, हमेशा हमें कहा जाता है फॉर्मेट कैरीज मार्क्स। आपकी क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ होता है फॉर्मेट कैरीज मार्क्स। फॉर्मेट कैरीज मार्क्स का मतलब ये है कि फॉर्मेट के सेपरेट मार्क्स हैं। अगर आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एक और बात कभी भी ये ध्यान में नहीं रखिएगा कि इतने ज्यादा लेटर याद करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट लिख दूंगा, बॉडी पैराग्राफ नहीं लिखूंगा। सिर्फ फॉर्मेट्स लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ नहीं लिखेंगे तो 0 मार्क्स। सिर्फ बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे, फॉर्मेट्स नहीं लिखेंगे, जब भी 0 मार्क्स। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर कंपल्सरी। अब फॉर्मेट से मुराद क्या है कि लेटर में जो फॉर्मेट के मार्क्स हैं, मतलब आपको डिफरेंट स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। किसके मार्क्स मिलते हैं? स्टेप्स के। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, सारे आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हर स्टेप को हाईलाइट करने के लिए कि आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर एक में आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं, एक खाली लाइन स्किप कर देते हैं। लाइक आपका ये डेट आ गई, डेट के बाद आप जो है एक ब्लैंक लाइन स्किप करोगे और फिर रेफरेंस आएगा। ब्लैंक लाइन स्किप कैसे होती है? आप यहाँ पर हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आप नीचे वाली लाइन पर आ जाते हैं। डबल एंटर प्रेस करेंगे तो इट मीन्स आपकी एक ब्लैंक लाइन स्किप हो गई है। अब डेट के बाद भी आपने रेफरेंस के लिए ब्लैंक लाइन स्किप कर दी, रेफरेंस के बाद फिर आप ब्लैंक लाइन स्किप करेंगे तो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसीवर्स डिटेल्स। रिसीवर्स डिटेल में आपके पास 4 चीजें आती हैं। रिसीवर का नाम, रिसीवर की डेजिग्नेशन, रिसीवर की कंपनी का नाम और उसका एड्रेस। अब आपके एग्जाम में हमेशा डिटेल्स गिवन होती हैं। जितनी चीजें एग्जाम में गिवन होंगी आप क्वेश्चन पेपर से देख के यहाँ पर लिख दोगे। चाहे वो रिसीवर का नाम और उसकी कंपनी का नाम और एड्रेस दे दिया है, या फिर उन्होंने रिसीवर का नाम, उसकी कंपनी का नाम और उसकी डेजिग्नेशन दे दिया, या फिर 2 चीजें दे दी हैं, तो जो कुछ वो गिवन होगा वो आप लिख लोगे, खुद से अज्यूम नहीं करेंगे। अनटिल और अनलेस क्वेश्चन स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने लिख दिया है कि यू कैन अज्यूम दिस थिंग, यू कैन अज्यूम द डेजिग्नेशन, यू कैन अज्यूम द नेम ऑफ द कंपनी, यू कैन अज्यूम द एड्रेस, तो अज्यूम करेंगे, अदरवाइज कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे। तो ये चारों चीजें चूंकि एक ही पर्सन से रिलेट कर रही हैं, रिसीवर की ही बात हो रही है, उसी का नाम है, उसी की डेजिग्नेशन है, उसी की कंपनी का नाम या उसका एड्रेस आ रहा है, तो इसमें हम कोई ब्लैंक लाइन स्किप नहीं करेंगे, सिर्फ हम एंटर प्रेस करते जाएंगे और नीचे वाली लाइन पर चले जाएंगे। दूसरी बात, ये हमारा फॉर्मेट है, ये सीक्वेंस है, समझ आ रही है? तो इस सीक्वेंस में हमने इसी को फॉलो करना है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम मेन ऑफिस नंबर 2 फ्लोर 3 मॉडल टाउन लाहौर करके यहाँ पर अपना एड्रेस खत्म कर दें। लिखने को तो यूं लिखा जा सकता है, चूंकि हमारा फॉर्मेट एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम ऐसे ही चलेंगे। सिर्फ इस सारे में से एक सब्जेक्ट जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें इसी सीक्वेंस में चलेंगी।
और रिसीवर एड्रेस के लिए अगर आप 2 चीजें भी लिख रहे हैं तो फिर भी आप 4 लाइनें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। मिनिमम 4 लाइन्स आप, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स आप यूज कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। अब एक और बात कि इस सारे जो एरिया में जो आपके रिसीवर्स की डिटेल्स हैं, यहाँ पर भी हमने कहा था ओपन पंक्चुएशन बेस्ड कम्युनिकेशन है, लेकिन ये आपको एक कॉमा यहाँ नजर आ रहा है, एक कॉमा यहाँ नजर आ रहा है, क्यों आ रहा है? Office number 2 एक अलग चीज और वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे कि चूंकि हमारे पास 4 लाइनों की गुंजाइश होती है और हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पुट करनी है, तो फिर हम जो दो डिफरेंट कैटेगरीज की चीजें एक लाइन में लिखेंगे तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बीच में कॉमा लगा देंगे। लेकिन ऑफिस नंबर कौन सा है और कौन से फ्लोर पर है, 2 डिफरेंट चीजें हैं, तो कॉमा आ गया। मॉडल टाउन यानी एक में आपकी डिस्ट्रिक्ट आ रही है और एक में आपका सिटी आ रहा है, समझ रहे हैं? तो उसको डिस्ट्रिक्ट और सिटी दोनों सेपरेट चीजें हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। अगर हमारा ये इस तरह से होता, मॉडल टाउन और नीचे वाली लाइन पे हमारे पास गुंजाइश होती थी, 3 लाइनें हमने यूज की हैं, तो हम 4th लाइन पे लाहौर लिख सकते थे, फिर हमें किसी कॉमा की जरूरत नहीं थी। यहां तक समझ आ गई ये बात? कोई मुश्किल चीज नहीं है, अंडरस्टैंड करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिंगर टिप्स पे चीजें याद हो जाएंगी, कॉन्शियस रहेंगे तो। अब सब्जेक्ट एक और नई चीज है, तो फिर हमने ब्लैंक लाइन स्किप की है, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस होती है, आप हेडिंग दे सकते हैं, अगर आप नहीं भी देते हैं हेडिंग तो फिर भी अगर सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं भी देते, सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं वैसे, कोई आइडिया है? सब्जेक्ट का मतलब आसान लफ्जों में है पर्पस ऑफ राइटिंग। आप खत क्यों लिख रहे हैं, वजह क्या है, जो भी रीजन है वो हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं। तो वो रीजन हमें कहाँ से पता चलती है कि हम खत क्यों लिख रहे हैं? क्वेश्चन स्टेटमेंट से। गुड। क्वेश्चन स्टेटमेंट से हमें रीजन पता चल जाती है कि हम क्यों लिख रहे हैं, और उसी को हम अपनी वर्डिंग में सब्जेक्ट में लिख देते हैं। लाइक हमने पढ़ा था जैसे राइट अ लेटर टू द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो सब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं? मिसबिहेवियर ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। कंप्लेंट लेटर फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तब भी ठीक है। सो जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका पर्पस ऑफ राइटिंग फुलफिल होना चाहिए कि आप खत क्यों लिख रहे हैं। और हमेशा हम सब्जेक्ट डिराइव करते हैं, सब्जेक्ट हम लेते हैं, अखज करते हैं अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट से, और सब्जेक्ट को हमेशा बोल्ड करते हैं। बोल्ड कैसे करते हैं? उस सेंटेंस को आप सेलेक्ट कर लेते हैं और बी प्रेस कर देते हैं, या सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करते हैं, तो तब भी वो बोल्ड हो जाता है। बोल्ड का मतलब ये है कि ये देखें, बाकी से आपको लाइट नजर आ रही है राइटिंग, और ये सब्जेक्ट की राइटिंग थोड़ी डार्क नजर आ रही है, ऐसे ही है। तो इसको बोल्ड करने का मकसद ये होता है कि जब फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस होता है वो ये समझना होता है कि पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देखते हैं तो उसके बाद डील करते हैं कि इसको किसने डील करना है या इसको कैसे मैनेज करना है। कंप्लेंट लेटर है तो कंप्लेंट को कौन देख रहा है, ऑर्डर है, और वट एवर, इट डिपेंड्स के सब्जेक्ट में आपको पता चल जाता है क्यों लिखा जा रहा है। एनी हाउ, फिर हम एक ब्लैंक लाइन स्किप करेंगे और आगे हमारी आ जाती हैं सैल्यूटेशंस। अभी कुछ नोट डाउन नहीं करेंगे, मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ आप एक दफा तसल्ली से सुन लें। अब सैल्यूटेशन में जहां पर हम दूसरे को मुखातिब कर रहे होते हैं, इसमें आपने क्या याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, हम डायरेक्टली मैं नहीं कह सकती डियर अहमद, अगर मैं फॉर्मली लेटर लिख रही हूँ, या मैं डियर आयशा नहीं कह सकती, या तो मैं लिखूंगी डियर मिस्टर अहमद या मैं लिखूंगी डियर मिस आयशा। ओके। और दोनों कंप्लीट नेम नहीं आ सकता, डियर मिस्टर अहमद अली नहीं आएगा, डियर मिस आयशा एहसन नहीं आएगा, डियर मिस या डियर मिस्टर फर्स्ट नेम। दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइक ऐसा भी पॉसिबल है कि लेटर्स में कई जगहों पर रिसीवर का नाम नहीं होता,
हम फॉर्मल लेटर लिखें और ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे हैं, बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं, तो ज्यादातर हमें नाम नहीं पता होता कि मैनेजर का नाम क्या है। सिर्फ हमें वो डेजिग्नेशन दे देते हैं कि वो कौन है, वो सीईओ है, वो मैनेजर है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो वट जो भी है। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डियर सर, दैट इज मच अप्रोप्रिएट। डियर सर हम लिख सकते हैं या डियर मैडम लिख सकते हैं। और उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद हमेशा हम कॉमा लगाते हैं। यहाँ पर भी आपके पास चॉइस है, अगर आप यहाँ पर कॉमा लगाते हैं तो आप सिंसियरली के बाद भी लगा दें, या आप दोनों जगहों पे ना लगाएं। क्वेश्चनर, रोहन बेटा किसकी बात कर रहे हो? Subject. ओके, यहाँ तक समझ आ गया, सैल्यूटेशन तक। इससे नीचे वाली लाइन पे, सैल्यूटेशन के बाद नीचे वाली लाइन पे आप लिखते हैं, लेटर में हमेशा हमारे 3 पैराग्राफ्स आते हैं। कौन कौन से? Yes, you're right. We're supposed to deduct it from the question. पैराग्राफ हमेशा हमारे लेटर के 3 आएंगे। कोई भी आपकी जो प्रोफेशनल राइटिंग है उसका फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ तकरीबन हमेशा सेम ही होता है। फर्स्ट में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, लास्ट में उसको हम कंक्लूड कर रहे होते हैं। मोबाइल यूज कर रहे थे तो अभी रखा क्या है? मुझे आवाज तो आई है कुछ रखने की। इधर हो ना, कर रहे थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, कोई बात करते हैं, फीमेल्स को भी डेफिनेटली ऑन करना चाहिए। तो लड़कों को तो अपनी बात से नहीं फिरना चाहिए, हम इनको यही समझाते हैं, ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। यूज कर रहे थे, चलो कोई नहीं, नहीं पूछते हम क्यों यूज कर रहे थे, इसके बाद मत करना वरना फाइन करूंगी। ओके, क्या समझाया आखिरी पॉइंट मैंने? ये आपके फोन के चक्कर से पहले आखिरी पॉइंट क्या डिस्कस हुआ है? उसको लिख के भेजो, सनम खुद तो डूबो गई, हमें भी ले डुबोगे। पढ़ाई के वक्त मोबाइल उठाया ना तो देखना तुम। जी, अब ये जो चीजें हैं बेटा, क्या थोड़ी बहुत जो भी है, इसमें सिर्फ आपका फोकस रिक्वायर्ड होता है। अटेंटिव होके सुन लेंगे तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, कोई अकाउंटिंग के टॉपिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, क्या है इसमें? और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो सब्जेक्ट है जो आप अपनी 1 क्लास से, पीजी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सो कॉन्शियस होके बैठना है। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन होता है लेटर का, सेकंड पैराग्राफ मेन बॉडी होती है, और थर्ड पैराग्राफ कॉल टू एक्शन होता है। इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें हम अगेन अपने क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं इसमें लाइक, आई होप यू आर डूइंग वेल। सेकंड सेंटेंस आ जाता है, द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज के बाद फिर आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इज टू कंप्लेन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल हु मिसबिहेव विद अस ऑन दैट डेट और ऑन दैट डे, वट एवर। और उसके साथ एक आध सेंटेंस आप कोई और ऐड कर सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब 1.5 से 2 लाइनों का आप लिख देते हो इंट्रोडक्शन, बहुत है। 1.5 से 2 लाइनें भी बहुत हो जाती हैं। आपके सिस्टम की जो एक लाइन होती है उसमें 18 से 20 अल्फाज आ रहे होते हैं, तो 1.5 लाइन भी लिख देते हो, दैट विल बी इनफ। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं, मेन बॉडी। ये वो वाला पैराग्राफ होता है जो लेटर में सबसे ज्यादा लेंथी होता है, जिसमें सारी डिटेल्स आ रही होती है, जिसमें आप अपनी स्टोरी डेवलप कर रहे हो कि हुआ क्या था। अब आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आप हॉस्पिटल गए थे, मैनेजमेंट ने आपके साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, आपको लिवेट करना पड़ा, वट जो भी था, मिसबिहेव किया, इसलिए आप कंप्लेन लिख रहे हैं।
अब मेन बॉडी में आपने उसकी डिटेल बतानी है कि एक्चुअली हुआ क्या था, जो मिसबिहेव हुआ वो क्या हुआ, आप कब गए, किसके साथ गए, किस पर्पस के लिए गए थे, मिसबिहेव क्या हुआ, आपके साथ रिसेप्शन पे बदतमीजी हुई, या कोई रूड वे में किसी ने बात की, या डॉक्टर ने आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया, चेक नहीं किया, या आपकी अपॉइंटमेंट थी और आपसे पहले किसी और को भेज दिया, या फिर आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, या आपकी सिचुएशन क्रिटिकल थी तो उसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया। अब जो भी कहानी है आपने खुद बनानी है, नहीं बना सकते तो सॉल्यूशंस आपके पास होंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। वो सारी चीज के एक्चुअली हुआ क्या था, वो स्टोरी हमारी आ जाती है मेन पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ हमेशा होता है कॉल टू एक्शन। अब पहले में आपने बता दिया पर्पस ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन में कि इसलिए मैं खत लिख रहा हूँ, मैं कंप्लेन करने के लिए खत लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आपके हॉस्पिटल में मिसबिहेव किया आपकी मैनेजमेंट ने, इसलिए मैं खत लिख रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया होप यू आर डूइंग वेल के बाद द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज, उसके बाद आपने कह दिया। सेकेंड पैराग्राफ में आपने डिटेल्स दी थी कि आप हॉस्पिटल गए थे तो एक्चुअली हुआ क्या आपके साथ, वो सारा इंसिडेंट आपने बताया। थर्ड पैराग्राफ या कॉल टू एक्शन से मुराद ये है कि अब आप अपने रिसीवर से क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करे। आप चाहते हैं अपने रिसीवर से, आपने सारा कुछ उसको बता दिया, अब आप ये चाहते हो कि जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल की वो आपसे माफी मांगे, आप ये चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल को कि उसको चाहिए कि वो अपनी जितनी भी उसकी टीम है उसकी प्रॉपर एथिकल ट्रेनिंग करवाए ताकि वो मरीजों के साथ बदतमीजी नहीं करें। या फिर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं कि जो लोग थे इन्वॉल्व थे मिसबिहेवियर में उनको फायर कर देना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हॉस्पिटल में कितने सेंसिटिव मामलात होते हैं मैटर्स होते हैं, और लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी कितने परेशान सिचुएशन लेकर वहां पर पहुंचते हैं, तो अगर आगे हॉस्पिटल में भी उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा तो उनकी क्या सिचुएशन होगी। तो आप इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो कुछ आपको फेस करना पड़ रहा है फ्यूचर में किसी और पेशेंट को फेस नहीं करना पड़े। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल माने इन सारी चीजों में या इससे रेलेवेंट। तो थर्ड पैराग्राफ या कॉल टू एक्शन में बेसिकली ये बात आ गई, जो ऊपर वाली सारी कहानी बयान करने के बाद आप अपने रिसीवर से जो चाह रहे हैं कि वो क्या करे वो आप यहाँ लिख दोगे। आप इनविटेशन लेटर लिख रहे हो तो आप अपने रिसीवर को कहोगे कि होप यू विल एक्सेप्ट माई इनविटेशन, लेट मी नो योर अवेलेबल डेट्स, आई विल वेट एंक्शियसली, और वट एवर आपने उसको सारा बताया, ये इवेंट है, ये डिटेल्स हैं, फला है, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। आखिर में उससे पूछोगे कि हम जो है आपका वेट कर रहे हैं, आप आए, आप हमें अवेलेबल डेट्स बता दें। तो इसी तरह से जो भी होगा आप अपने रिसीवर से जो चाह रहे हो वो हमारे थर्ड पैराग्राफ में आ जाएगा। जब एग्जामिनर चेक करता है तो फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है। दरमियान वाला बेशक आप खुद से भी लिख लें, कोशिश करें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ आप प्रिपेयर होकर लिखेंगे, तैयार करके लिखेंगे। उसके बाद सिंसियरली लिखेंगे तो एस कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ के बाद एक हम क्लोजिंग लाइन भी लिखते हैं, वो चले जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर आपका थर्ड पैराग्राफ खत्म हो रहा है, यहाँ पर आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ से आपने अपना एक क्लोजिंग लाइन लिख देनी है। बेस्ट क्लोजिंग लाइन आप लिख सकते हो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, किसी भी सिचुएशन में ये चल सकती है, या कोई और भी आप ऐड कर सकते हो। सिंसियरली में अगर सिर्फ सिंसियरली लिख रहे हैं तो SINCERLY कैपिटल आ जाएगा। योर्स सिंसियरली लिख रहे हैं तो फिर S स्मॉल आएगा, और योर्स में कभी भी अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी, कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जी ब्लैंक लाइन स्किप करेंगे और सिग्नेचर और कंप्लीट नेम, ये किसका नाम आया अब? Yes. जो लिख रहा है जो लिख रहा है, जो आपका सेंडर है उसका नाम या डेजिग्नेशन अगर आपको दी गई है तो वो आप दो जगह पे लिखोगे। या तो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो आई एम अली हसन, आपको बता दिया उन्होंने कि अली हसन जो है वो गुलबर्ग लाहौर से, तो आपको होगे आई एम अली हसन फ्रॉम गुलबर्ग लाहौर। या फिर आप सिग्नेचर के बाद अली हसन और गुलबर्ग लाहौर लिख सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा बेहतर ये है कि यहाँ पर सिर्फ सिग्नेचर के बाद आप कंप्लीट नेम सेंडर का लिख दो। सेंडर का कंप्लीट नेम सिर्फ हम उस सूरत में लिखेंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि सेंडर कौन है।
अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे सिग्नेचर के बाद, आप अपना नाम लिख दे नहीं। अगर तो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि सेंडर कौन है तो आप उसका नाम लिख दो, नहीं बताया तो फिर नहीं लिखें, सिग्नेचर पे एंड कर दें। जी इनफॉर्मल भी होता है वो, हम इस पे आपकी फॉर्मल पे थोड़ी ग्रिप हो जाए तो मरियम फिर हम इनफॉर्मल की तरफ जाएंगे, कुछ दो तीन चीजें उसमें डिफरेंट हैं फॉर्मल से। अच्छा सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर कैसे करेंगे, सिस्टम में तो सिग्नेचर नहीं कर सकते ना। और कोई मशवरा? हम्म। सिग्नेचर का जो पर्पस है, चूंकि आप प्रोफेशनल राइटिंग सीख रहे हैं, आप फॉर्मल राइटिंग सीख रहे हैं, तो फॉर्मल राइटिंग में जो बंदा कम्युनिकेशन कर रहा होता है, कोई पैगाम भेज रहा होता है, कोई असाइनमेंट भेज रहा है, या कोई स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट लिख रहा है, तो जो सिग्नेचर करता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस कम्युनिकेशन के लिए। चाहे उसमें कोई एरर आता है, चाहे उसके कोई अचीवमेंट होती है, कोई भी जो भी उसका असर होता है, तो जिस बंदे के सिग्नेचर होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए फॉर्मल राइटिंग में सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिग्नेचर में आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, सिर्फ SIGNATURE सिग्नेचर के स्पेलिंग लिख देंगे। और सिग्नेचर के स्पेलिंग लिखने का पर्पस ये है आपको हैबिचुअल बनाना, कि जब आप फॉर्मल राइटिंग्स करेंगे तो उसमें एंड पे आप अपने नाम से पहले सिग्नेचर लाजमी करेंगे। इज दैट क्लियर? जी। लेटर की समझ आ गई हो किसी को? सबको आ गई? Yes. जीशान, बेटा नाम याद हो गया मुझे, क्या समझ आई है बताओ। सॉरी, लेटर का क्या फॉर्मेट समझ आया है, हमें भी समझाओ। चलो जो जो चीजें समझ आई हैं बोलते जाओ जल्दी से। चले जी, थोड़ी सी और आपकी चीजें क्लियर कर देते हैं, वही चीजें जो हमने अपने फॉर्मेट को देख के वर्बली डिस्कस की थी, यहाँ पर वही चीजें आपके पास रिटन फॉर्म में आ रही हैं। एक और चीज, नेम किसी का भी मेंशन हो, आपने BWCS के लिए कंफ्यूज नहीं होना। BWCS की जितनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हम जितने भी क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे या मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो पास्ट पेपर में आपको जो ICAP है वो क्वेश्चंस पूछ चुका है। अब चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, वहीं पे क्वेश्चन होता है, वहीं पे आंसर होता है, वहीं पे सबमिट हो जाता है, क्वेश्चन पेपर तो आपको अलाउड नहीं होते हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि जो बच्चे इस पेपर देकर आते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है, और जो कोई नया क्वेश्चन होता है वो फिर इस तरह से हम असाइनमेंट्स में ऐड कर देते हैं। डिफरेंट असाइनमेंट्स डिफरेंट टीचर्स की हैं, उसमें क्वेश्चन तो सेम है, सोल्यूशन कहीं कहीं पे डिफरेंट है। ज्यादातर सोल्यूशन भी सेम है क्योंकि तकरीबन तकरीबन AI से ही लिए गए हैं, तो सोल्यूशन भी सेम है, लेकिन आपके साथ डिफरेंट असाइनमेंट्स शेयर की जाएंगी, क्वेश्चन सेम होंगे, आंसर आपको जहां से लगेगा आपको कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, आसान वर्डिंग है, आपको समझ आ रही है, यू कैन गो फॉर दैट। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश हो, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, नो नीड एट ऑल। आपका जो मैसेज है वो क्लियर और फॉर्मल वे में, वैलिड वे में कन्वे होना चाहिए, दैट्स इट। जी, कोई रीड आउट करता है क्या लिखा हुआ है लेटर राइटिंग के लिए? पूरी क्लास को आवाज आए, ऊंचा खुद। हम्म। Mostly used for external communication. Letters are more formal medium of communication as compared to memos. ICAP exams for PRC may include 15 to 20 marks. हाँ, यहाँ पर करेक्शन कर लें, 20 मार्क्स फिक्स हैं, 15 to 20 नहीं। Composing a letter. It may be noted that sometimes students are asked to write a report or a memo instead of letter.
it is seen since the change of scheme that letters dominate the exam in this part of student oriented handbook contains some guidelines that might be helpful. गुड। अब यहाँ तक ये बात हो रही है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। 15 to 20 मार्क्स में करेक्शन कर लें कि ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट बात आई है इसमें है कि इट मे बी नोटेड दैट समटाइम्स स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट और मेमो इंस्टेड ऑफ अ लेटर। मेमो का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता है, एक दिन में 5 बच्चों का पेपर हो रहा है तो 3 से 4 का लेटर आएगा, 1 से 2 का मेमो का क्वेश्चन आएगा, होता है। पीछे बचते हैं हमारे पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इसमें बुक में, रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल राइटिंग। अभी तक जब से ये चल रहा है BWCS का सब्जेक्ट, अभी तक आपके एग्जाम में ICAP ने कभी भी ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन नहीं दिया, बट चूंकि आपके सिलेबस में है तो हम इनको गो थ्रू लाजमी करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रिपेयर नहीं करवाया बच्चों को या आपने प्रिपेयर नहीं किया, आपके उसमें सिलेबस में गिवन है, अभी तक नहीं आया, इट माइट बी पॉसिबल आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको हम गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन 80% चांसेस या 70-80 लेटर के होते हैं, 30-40 जो है आपके मेमो के होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन तो कंपलसरी है, हम किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो लेटर होते हैं किस तरह की फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रुप होते हैं सर्कुलर फॉर्म में, जिससे आप कोई बैंक की ब्रांच शिफ्ट हो रही है या फिर आपका जी कोई आप उसके लिए फंड रेजिंग के लिए किसी एक कम्युनिटी किसी एक उसको स्पेसिफिक लोगों को जब आप टच करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखते हैं तो वो सर्कुलर में आ जाता है। एंड by an individual to an organization, not all business letter in their existence, but they have, ठीक है, इंडिविजुअल भी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, कंप्लेन लेटर हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है और कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये लेकिन हम इनको डिस्कस फॉर्मल की कैटेगरी में ही करेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर भी समटाइम्स आपके एग्जाम में आए हैं और नॉन बिजनेस फॉर्मल लेटर्स भी आए हैं। नॉन बिजनेस में हमने डिस्कस कर लिया कि वो लेटर जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को लिख रही है वो भी आ जाते हैं, और इनफॉर्मल लेटर में आ जाता है वो वाले लेटर जो आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने क्लोज रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, अपने फादर मदर अंकल आंट अपने सिबलिंग्स को जो लिख रहे हैं, वो आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे जब एक दफा आपकी फॉर्मल पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी, फिर उस पर हम जाएंगे। जी बेटा आप पढ़ते हैं। अब ICAP का जो एग्जामिनर है वो जब आप लिखोगे अपना लेटर तो उसमें वो किस चीज को देखता है कि कौन कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए? One can never be sure when it comes to ICAP, but there are certain key points that every examination is focused on. First, it's comes to correct writing. Standard format must be followed. Language and tone must be adjustable according to the type of letter. Content must be relevant. Paragraph structure must be accurate. There must not be any grammar or spelling error. Sentence structure must be simple and accurate. The student must address all the key points listed in the letter question statement. गुड। तो यहाँ पर आपके वो पॉइंट्स हैं जो आप लेटर लिखोगे और एग्जामिनर ने चेक करना है कि ये चीजें आपने फॉलो की हैं, लिखी है नहीं लिखी। सबसे पहले बात हो गई स्टैंडर्ड फॉर्मेट मस्ट बी फॉर्मेट जो हमने अभी ऊपर लेटर का पढ़कर आए हैं कि ये चीजें इस सीक्वेंस में, उस फॉर्मेट को आपने हर सूरत फॉलो करना है। लैंग्वेज एंड टोन मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लेटर। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप बार बार उनको बहुत पोलाइट वे में नहीं बुलाएंगे, थोड़ी सी अपनी टोन को हार्श रखेंगे। टोन हार्श रखने से मुराद ये कि आप थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे लेकिन बदतमीजी नहीं करेंगे। ठीक है। कंटेंट मस्ट बी रेलेवेंट। ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है आपका कंटेंट भी उसी से रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं बात आप किसी और चीज की कर रहे हैं और एग्जांपल्स आप किसी और चीज की दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ स्ट्रक्चर मस्ट बी एक्यूरेट, लाइक 3 पैराग्राफ हैं,
फर्स्ट में इंट्रोडक्शन आता है, सेकंड में मेन बॉडी और थर्ड में कॉल टू एक्शन आता है, तो आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। इज इट, क्या ये पॉसिबल है कि हम फर्स्ट में कंक्लूड कर दें, उसको कॉल टू एक्शन कर दें और एंड पे इंट्रोड्यूस करें? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, तो उसको आप फॉलो करेंगे। देयर मस्ट नॉट बी एनी ग्रामर स्पेलिंग एरर्स। पूरे पेपर में कहीं पर भी ग्रामर और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी होंगे डेफिनेटली डेफिनेटली मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। आप अपने सिस्टम्स पर जब वर्ड पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हाईलाइट हो रही होती हैं चीजें, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हाईलाइट हो रही होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हाईलाइट हो रही होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स हाईलाइट हो रही होती हैं, लेकिन जो आपका जिस सिस्टम पे आपका एग्जाम लिया जाता है वहां पर कोई चीज हाईलाइट नहीं होती है। जिस तरह से आप लिखते हैं उसी तरह से सबमिट हो जाता है। तो आपने खुद टाइम निकालना होता है, खुद से उसको री रीड करना होता है, री रिव्यू करना होता है, और जो अपनी गलतियां होती हैं उनको एडिट करना होता है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल रखें लेकिन ठीक होना चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट एड्रेस ऑल की पॉइंट्स लिस्टेड इन द लेटर क्वेश्चन स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा। The student must address all the key points listed in the latter question statement. Latter question statement में आपको एग्जामिनर ने कह दिया एक कंप्लेन लेटर लिख दें टू द ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट कि खाना अच्छा नहीं था। आपने लिख दिया। एक लेटर में आपको एग्जामिनर कहता है कि आपका कोई, आप बिजनेसमैन है, कोई आपको लॉस हुआ, लॉस की डिटेल्स बताओ, क्या नुकसान हुआ, ये बताओ कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कंपनसेट क्यों करे, तावन क्यों करे, आपकी माली इमदाद क्यों करे, और फिर अपनी कोई सजेशंस बताओ कि फ्यूचर में जो इस तरह के नुकसानात हैं बिजनेस में उनको हम कैसे रोक सकते हैं। अब जो एग्जामिनर ने एक जगह पे आपको एक चीज बताई है रिक्वायर्ड में, स्टूडेंट एड्रेस ऑल द की पॉइंट्स लिस्टेड इन द लेटर। की पॉइंट्स से मुराद रिक्वायर्ड जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो आपने उस एक को एड्रेस कर लिया अच्छे वे में, इफेक्टिव वे में, तो मार्क्स मिल जाएंगे। जहां पर उसने तीन चीजें पूछी हैं आपको हर सूरत उन तीनों चीजों को एड्रेस करना ही करना है, चाहे उनके तीन पैराग्राफ बना लें, मेन बॉडी पैराग्राफ में तीन पैराग्राफ बना ले, लेकिन तीनों चीजों को आपने एड्रेस करना है। अगर दो को करेंगे तो उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे, थर्ड पैराग्राफ के नंबर नहीं मिलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, कितने पॉइंट्स पूछ रहा है, रिक्वायर्ड में क्या क्या है, जो जो बातें उसने पूछी है वो आप हर सूरत डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मेट में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सेंडर्स एड्रेस पहले होता था, जो सेंडर की डिटेल, अब मैंने आपको बताया था सिग्नेचर के बाद आप उसका नाम लिख दो और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आप बता दो कि आई एम अहमद और वट एवर जो भी सेंडर है। यहाँ पर जो इन्होंने सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है ये नहीं हम यूज करेंगे। ये वाला हमारा लेटर कहाँ से शुरू होता है? डेट से। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारा लेटर जो है वो डेट से ही स्टार्ट होगा। यहां से हम अपना लेटर शुरू करेंगे। डेट आ गई। रेफरेंस, राइट एनी अल्फान्यूमेरिक नंबर हियर। अगर रेफरेंस गिवन है तो लिखेंगे, वरना ये ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है। डेट के बाद आ जाती है रिसीवर्स की डिटेल्स। रिसीवर में उन्होंने आपको रिसीवर का नाम बताया है या रिसीवर की डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट बताई है कि वो मैनेजर है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो सीईओ है, जो भी पोस्ट बताई है वो आप लिख दोगे। उसकी कंपनी का नाम दिया हुआ है तो लिख देंगे, उसकी एड्रेस दिया हुआ है तो लिख देंगे, चारों चीजें दी हैं तो चारों लिख देंगे, दो लिए दो अगर गिवन है तो दो लिख देंगे, तीन गिवन है तो वो लिख देंगे। यानी सिंपल इज दिस कि हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो चीजें गिवन होंगी रिसीवर के बारे में वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, चार से ज्यादा लाइनों में नहीं जाना। सब्जेक्ट इन द लेटर इज बोल्ड फेस। सब्जेक्ट जो भी होगा हम क्वेश्चन से ही निकालते हैं। सब्जेक्ट होता है रीजन वाई वी आर राइटिंग, वो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं और बोल्ड कर देते हैं। फिर एक ब्लैंक लाइन स्किप करेंगे और हम हमारी सैल्यूटेशंस आ जाती हैं। सैल्यूटेशंस में डियर, एनी टाइटल एंड फर्स्ट लास्ट नेम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर। डियर के बाद हमने पढ़ लिया, हमारे पास दो चॉइसेस हैं। नाम गिवन है तो हम डियर मिस्टर और फर्स्ट नेम लिख देंगे, और अगर नाम गिवन नहीं है तो हम डियर सर लिख सकते हैं। इवन यू डू हैव द चॉइस कि आपके पास नाम गिवन है फिर भी आप डियर सर लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको कहा है कि आप 1.5 लाइन से 2 लाइन तक का लिख लेते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी कम से कम आप कोशिश करेंगे 6, 7, 8 लाइंस तक आपकी जाती है, बट
लेटर राइटिंग में आपके पास वर्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतने ही अल्फाज लिखने हैं, तो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितने में आपका मैटर एडजस्ट हो जाता है, आपका मैसेज कन्वे हो जाता है, आप उतना कर सकते हैं। 6 लाइन्स लिखते हैं वो भी ठीक है, 7 भी ठीक है, 8 भी ठीक है, 5 भी ठीक है। पर्पस सिर्फ ये है कि मैसेज अप्रोप्रिएट वे में कन्वे होना चाहिए। उसके बाद हमारा कॉल टू एक्शन आ गया। कॉल टू एक्शन अगेन आप 2 लाइनों में लिख लें, 1.5 लाइन में लिख लें, 2.5 लाइनों में लिख लें, दैट इज मोर देन इनफ। मैसेज कन्वे होना चाहिए। योर सिंसियरली या फेथफुली जो भी लिख लें। सेंडर्स फुल नेम के ऊपर यहाँ पर सिग्नेचर आएंगे, SIGNATURE, सिग्नेचर की सिर्फ स्पेलिंग आएंगे। देखिए योर्स, हमने लास्ट पैराग्राफ के बाद हमने ब्लैंक लाइन छोड़ी, फिर योर सिंसियरली लिखा, फिर हमने ब्लैंक लाइन छोड़ी और हम सेंडर्स डिटेल पर आए। लेकिन सेंडर का नाम और सेंडर के सिग्नेचर, चूंकि एक ही पर्सन का नाम और उसके सिग्नेचर है, तो इसमें हम ब्लैंक लाइन स्किप नहीं करते बल्कि नीचे वाले लाइन पे लिख देते। एंड पे आपके पास एनक्लोजर्स आ रहा है। क्या होता है, किसी को आइडिया है? अटैचमेंट्स भी कहते हैं। उसमें कोई बात रह गई हो तो फिर कोई और? ठीक है। जी, इंक्लोजर या अटैचमेंट्स में ये होता है कि अगर कोई आप ऐसा लेटर लिख रहे हैं, लाइक आपने किसी जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई किया है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने ID कार्ड की फोटोकॉपी, अपने जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज प्रोवाइड करें। वो आप अपनी उस रिज्यूमे या अपने उस लेटर के साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ इंक्लोजर में आप लिख दोगे बुलेट्स या पॉइंट्स लगा के, वन पे फोटोकॉपी ऑफ ID कार्ड, दूसरे पे लिख दोगे फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, थर्ड पे लिख दोगे फोटोकॉपी ऑफ FSC रिजल्ट कार्ड। गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई चीज अगर अटैचमेंट, वो कहते हैं कि ये 7 चीजें अटैच करें या इंक्लोजर में ये डॉक्यूमेंट्स ऐड करें, तो फिर आप इंक्लोजर्स की हेडिंग दे के वो लिख दोगे। इट इज ऑल्सो ऑप्शनल। अगर क्वेश्चन में वो इंक्लोजर या अटैचमेंट की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये नहीं करेंगे। फिर आपका सिग्नेचर पे लेटर एंड हो जाएगा, या सॉरी नेम पे। क्लियर? अच्छा, यहां से देख लें, ये आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। आपके पास उसमें भी आ जाएंगी, लेक्चर में भी होंगी डिटेल्स। चूंकि आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, CB एग्जाम है, हैंड रिटन फॉर्म में नहीं होगा, तो कंप्यूटर में आप कैसे करेंगे? 16 के बाद आप स्पेस का बटन दबाएंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर स्पेस का बटन और ईयर, और उसके बाद 2 दफा एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप ब्लैंक लाइन स्किप करके नीचे पहुंच जाएंगे रेफरेंस पे। रेफरेंस पे फिर 2 दफा ब्लैंक लाइंस एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे रिसीवर एड्रेस पे। रिसीवर एड्रेस चूंकि एक ही पर्सन की डिटेल है, तो वो 1 दफा एंटर प्रेस करेंगे नीचे, फिर एंटर नीचे, फिर एंटर नीचे। यहाँ पर आप जब नया स्टेप शुरू होना है तो फिर आपको 2 दफा एंटर प्रेस करना है। समझ आ रही है मेरी बात की ना? वही चीजें जो हमने शुरू में डिस्कस करती थी, ज्यादा डिटेल में आ रही है। इसको देख लें, अगर किसी को नहीं समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है तो फिर मेरे से पूछें। इज इट क्लियर? जी बेटा बोले। मैम हम योर सिंसियरली लिखेंगे जब हम्म। उसके बाद हम डबल डेट के ट्वाइस एंटर करेंगे तो फिर हम सिग्नेचर लिखेंगे। और हर पैराग्राफ के बाद भी प्रेस एंटर ट्वाइस, तब एक लाइन ब्लैंक स्किप हो रही है। यहाँ तो दीपा लिखा, हाँ, योर सिंसियरली के बाद तो दीपा में लिखा हुआ ट्वाइस। ट्वाइस ही चलेंगे हम, छोड़ें। बस आपने ये याद रखना कि हमने एक ब्लैंक लाइन स्किप करनी है पूरे फॉर्मेट में। जहां पर नया स्टेप आना है, नया वो आनी है चीज, तो हमने एक ब्लैंक लाइन स्किप कर देंगे, 2 दफा एंटर प्रेस कर देना, दैट्स इट। जी, क्लियर हो गया सबको? अब ये आप पढ़ लेंगे, ये वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं वर्ड्स में, वही आपके पास रिटन फॉर्म में आ गई हैं। कौन सी चीज कितनी लाइनों पर आनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स आने हैं नहीं आने हैं, डेट फॉर्मेट कैसे होना है, किस चीज को बोल्ड करना है किसको नहीं करना, क्या चीज आपने अडॉप्ट करनी है क्या नहीं करनी है। अम, हाँ जी, बस यही। इसके बाद कल से हम आगे इनकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और साथ में लेटर क्लास में सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए।
इन द मीनवाइल कल के लिए आप अपना यही वाला काम, एक तो आप सब ये वाला लेटर फॉर्मेट जो है ये वाला लिख कर लेकर आएंगे अपनी नोटबुक्स पे, सिर्फ फॉर्मेट, फॉर्मेट में ये चीज, ठीक है? जी बेटा। ये आपने कहा कि जैसे सब्जेक्ट में बोल्ड करके लिखना है, तो वहाँ पे हम कैसे बोल्ड करके लिखेंगे? आपने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आप उसको करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास बी का ऑप्शन आ रहा होता है, उसको प्रेस कर लो, या फिर आप उसको वो कर लो, कंट्रोल बी कर लो। लेकिन हम लैब में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बता दूंगी मैं। यस यस, आई एम फ्री अप्रोक्सीमेटली फ्री। ओके, आई एम कमिंग। चलिए जी, इज एवरीथिंग क्लियर? फॉर्मेट कल आप लिख कर लेकर आएंगे, और फिर मैं आपकी नोटबुक्स चेक करूंगी, फॉर्मेट चेक करूंगी, और क्लास में हम रिटन प्रैक्टिस की स्टार्ट कर लेंगे। और जो आप होमवर्क, दो चीजें होमवर्क में, एक तो फॉर्मेट लिख के लेकर आना है, और दूसरा पेज नंबर 84 to 92 रिवाइज करके आना है। हाँ, अगेन तीसरी चौथी दफा कर रहे हैं, पढ़ लो जी। लड़कियों बेटा, कुछ समझ आ रही है? जिनका फर्स्ट डे, क्या नाम है आपका? राहिला बेटा, समझ आ रही है? बेटा अगर रेफरेंस नहीं है तो आप अपने फॉर्मेट को ही चलोगे, बस सिर्फ आपने रेफरेंस स्किप कर देना है, और वही आपने एक ब्लैंक लाइन स्किप करके अपने उस पे सब्जेक्ट, सॉरी, रिसीवर डिटेल्स पर आ जाना है। उसके लिए ये नहीं है कि हम उसकी जगह छोड़ेंगे, नहीं, उसको सिंपली उस उसको पॉइंट को स्किप कर देंगे, दैट्स इट। हम फॉर्मेट लिखते हैं।